आज हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो दिया हुआ है वो इसमें हमें दिया है, तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस प्रकार का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। हम इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा कुछ समझते हैं। पहले ये पूर्णांक, थोड़ा सा पूर्णांक में भी फिर जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, और फिर जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो कब सम होते हैं, कब विषम होते हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं ताकि जो क्वेश्चन हमें करना है, जो दर्शाना है, वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने जो पिछले वीडियो में सीखा था वो सीखा था पूर्णांक के बारे में। हमने वहां पर जाना था कि जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक में हमने देखा था कि पूर्णांक वे सभी संख्याएं होती हैं जिसके अंदर प्लस की भी संख्याएं हों, माइनस की भी संख्याएं हों, जीरो भी शामिल होता है। तो अगर हम पूर्णांक को विभाजित करें तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। इसका मतलब जो पूर्णांक है वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो संख्या रेखा होती है, उस संख्या रेखा को अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इसके बीच में जीरो है तो इधर वो राइट हैंड साइड में धनात्मक रूप से आगे बढ़ती है ये, यानी कि प्लस की संख्याएं होती हैं, और बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ये माइनस, यानी कि जीरो के राइट हैंड साइड में तो ये प्लस में धनात्मक दिशा में चलेगा। तो ये 1 2 3 4 5 सॉरी, ये अनंत तक चलती हैं जो कि प्लस में होता है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में सारी संख्याएं माइनस में होती हैं और ये अनंत तक चलता है, कभी खत्म नहीं होता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं धनात्मक संख्याओं की, तो उसमें हम जीरो के राइट हैंड साइड की सभी संख्याओं को शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से पहला जो आया हमारा वो है धनात्मक पूर्णांक। तो जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो हमेशा प्लस की संख्याओं को बोला जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5। ये सभी क्या हैं? धनात्मक संख्याएं हैं जो कभी खत्म नहीं होती हैं, प्लस पॉजिटिव साइड में चलती हैं, यानी कि धनात्मक दिशा में राइट हैंड साइड में हमेशा चलती हैं और प्लस की संख्याएं होती हैं सारी। दूसरा जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, इनको हम धनात्मक संख्याएं या ऋणात्मक संख्याएं भी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये पूर्णांक हैं तो हम इन्हें धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक ही कहेंगे। तो जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक जो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो बाईं तरफ की जो संख्याएं हैं
लेफ्ट हैंड साइड में जो बाई तरफ की संख्याएं हैं जो कि माइनस में हैं, ये सभी क्या हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं। -3, -4, -5, इस प्रकार से ऋणात्मक संख्याएं हैं। अब इन सभी संख्याओं में हमें एक और मिलता है 0, तो हम 0 को क्या माने। अगर हम बात करते हैं 0 की, यानी कि जो शून्य है, शून्य को ना तो धनात्मक माना जाता है, ना ही ऋणात्मक माना जाता है। यानी कि आप शून्य को ना तो धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे ना ऋणात्मक। ये अपने आप में केवल एक संख्या है, 0 है, शून्य है। इसके साथ हम कभी भी इसको पॉजिटिव या नेगेटिव का निशान इसके साथ कभी नहीं लगाते हैं। प्लस का होता है तो प्लस भी नहीं लगता है, माइनस का होता है तो माइनस का निशान भी नहीं लगाया जाता है 0 के साथ में। एक चीज़ और है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत के हिसाब से आप इसको धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से आप इसको ऋणात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत है तो आप शून्य को धनात्मक पूर्णांक कह दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको ज़रूरत है कि शून्य को ऋणात्मक पूर्णांक बोलने की, तो आप 0 को ऋणात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो धनात्मक पूर्णांक आपके समझ में आ गया, ऋणात्मक पूर्णांक समझ में आ गया। 0 को ना तो धनात्मक माना जाता है ना ही ऋणात्मक माना जाता है। ज़रूरत के हिसाब से आप 0 को धनात्मक या ऋणात्मक कह सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जो आता है, हम सम संख्याएं और विषम संख्याओं को अच्छे से समझ चुके हैं। हम सम संख्याओं को भी जानते हैं, हम विषम संख्याओं को भी जानते हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। मैंने पिछले वीडियो में सम संख्याओं को बताया था। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो सम संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उससे हम सम संख्याएं कहते हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये संख्याएं जो हैं ये 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो ये सम संख्याएं हैं। और विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उससे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 11, 13 ये मैंने यहाँ पर लिखवाया था, तो ये सब विषम संख्याएं। तो सम और विषम के बारे में आप जानते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में सारी बातें समझाया है। तो इसलिए अब हम सीधा जो है यहाँ पर समझ लेते हैं कि धनात्मक सम पूर्णांक किसे बोलेंगे और धनात्मक विषम पूर्णांक किसे बोलेंगे। तो पहले हम धनात्मक सम पूर्णांक देख लेते हैं। देखिए, धनात्मक का मतलब प्लस का होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। सम का मतलब वो 2 से कटना भी चाहिए, और पूर्णांक तो होते ही हैं। आप कोई भी नंबर यहाँ से लेंगे वो सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो मैं प्लस की संख्याओं को लूँगा, लेकिन 2 से कटना भी चाहिए। तो 2 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 भी 2 से कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, 14। ये सभी संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, पूरा कट जाती हैं अगर आप इन्हें भाग करेंगे तो आपने क्या देखा कि ये सभी संख्याएं प्लस में हैं, बिल्कुल प्लस में हैं। सम है क्योंकि ये सभी 2 से कट रहे हैं, और पूर्णांक तो ये अपने आप में है ही, क्योंकि ये सभी संख्याएं जो पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं, ये सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं।
तो ये जो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है ये धनात्मक समपूर्णांक है। इसके बाद हम लेते हैं धनात्मक विषम ऋणात्मक कर लेते हैं। अब हम लेते हैं ऋणात्मक। लेकिन एक चीज और है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है उसमें हम ऋणात्मक पूर्णांक के ऊपर कोई भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक, इन दो टॉपिकों को हम समझेंगे जो हमारे यहाँ पर काम आने वाली है। तो ऋणात्मक का मतलब संख्याएं माइनस में हो जाएंगी। चलिए मैंने लिख दिया है तो मैं बता देता हूँ। ऋणात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है? तो देखिए, ऋणात्मक का मतलब माइनस में होना चाहिए, विषम का मतलब जो दो से ना कटे, और पूर्णांक तो सभी होते ही हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लेते हैं -1, -3, -5, -7, बहुत सारी संख्याएं हैं। जो संख्याएं, ये सभी संख्याएं 3 से यहाँ पर ये सभी संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी। आप किसी भी संख्या को काट के देखिए, कोई भी 2 से नहीं कटेगा। तो इसलिए ये सब क्या है? विषम है, क्योंकि इसमें से कोई भी संख्या 2 से नहीं कटने वाली है। और साथ में ये ऋणात्मक भी है, तो क्योंकि माइनस में है तो ये ऋणात्मक है। तो कोई भी जो ऋणात्मक विषम पूर्णांक होता है वे संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटे और साथ में माइनस का भी निशान लगा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो हमारा जो मेन पॉइंट है वो था धनात्मक विषम पूर्णांक। तो अब हम धनात्मक विषम पूर्णांकों को भी समझ लेते हैं। देखिए, धनात्मक का मतलब प्लस में रहेगा, विषम का मतलब 2 से नहीं कटना चाहिए। पूर्णांक तो सब होते ही हैं। तो देखिए, 2 से नहीं कटना चाहिए तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 9 है, 11 है, 13 है, 15 भी 2 से नहीं कटेगा। मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारी संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं 2 से तो नहीं कटेंगी, तो ये विषम संख्याएं हैं। और साथ में क्योंकि ये सभी प्लस में हैं, पॉजिटिव संख्याएं हैं, यानी कि धनात्मक संख्याएं हैं ये, तो इन्हीं संख्याओं को हम बोलेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक। अच्छा, अगर हमने धनात्मक सम पूर्णांक बताया, धनात्मक विषम पूर्णांक बताया, ऋणात्मक विषम पूर्णांक बताया है, तो ऋणात्मक सम पूर्णांक भी होते हैं। चलिए उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मतलब कि ऋणात्मक होना चाहिए और सम पूर्णांक होना चाहिए, ये यहाँ पर इसका मतलब है। तो देखिए, ऋणात्मक मतलब माइनस में होना चाहिए और सम का मतलब 2 से कटना चाहिए, और पूर्णांक तो सब होते ही हैं। तो यहाँ पर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा और 14, मतलब बहुत सारी संख्याएं। बस ये माइनस में होनी चाहिए। माइनस में इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये ऋणात्मक है, और सम है क्योंकि 2 से कटना भी चाहिए, और पूर्णांक तो ये सब होते ही हैं। तो ये मैंने आपको सॉरी तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये धनात्मक सम पूर्णांक हैं, क्योंकि ये सभी प्लस में हैं और 2 से कटने वाली संख्याएं हैं। ये ऋणात्मक विषम पूर्णांक हैं, क्योंकि ये सभी माइनस में हैं और 2 से नहीं कटने वाली हैं। ये सभी धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, क्योंकि प्लस में हैं और 2 से नहीं कटने वाली हैं। ये सभी संख्याएं 2 से कटने वाली हैं, माइनस है, तो इसलिए ऋणात्मक सम पूर्णांक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ इनकी पहचान होनी चाहिए कि आप किसको धनात्मक सम पूर्णांक बोलेंगे, किसको धनात्मक विषम पूर्णांक बोलेंगे। तो मेनली यहाँ पर हमारे लिए एक तो धनात्मक सम पूर्णांक इम्पॉर्टेंट है,
और धनात्मक विषम पूर्णांक इम्पोर्टेंट है। मतलब हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, वो या तो धनात्मक समपूर्णांक के रूप में हमें बताएगा कि इस रूप में दर्शाइए, या तो फिर धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में दर्शाइए। ऋणात्मक समपूर्णांक या ऋणात्मक विषम पूर्णांक का यहाँ पर हमें कोई भी डिस्कस, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हमें नहीं मिलेगा, और ना ही हम इसके ऊपर कोई क्वेश्चन दर्शाएंगे ऋणात्मक विषम पूर्णांक या ऋणात्मक समपूर्णांक के ऊपर। मेन हमारा यही रहेगा। ये दोनों ही आपको अपने दिमाग में याद रखना है, समझना है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, और ये जो हमारे पास संख्याएं हैं, इनको तो देख के आसानी से समझा जा सकता है कि ये धनात्मक समपूर्णांक है या धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये तो आप यहाँ पर आसानी से समझ लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन हमें मिलेगा, क्वेश्चन में कुछ अलग प्रकार के ही नंबर यानी कि पूर्णांक लिखे हुए हैं। वो मैं थोड़ा सा आपको लिख के भी दिखाता हूँ कि वो किस रूप में लिखे हुए हैं। उस रूप को समझने की ज़रूरत है हमें, जो रूप हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मान लीजिए हमारे पास जो पूर्णांक लिखे हुए हैं, जो पूर्णांक जो लिखे हैं, वो उसने लिखा है 6q + 1 लिखा है, 6q + 3 लिखा है, 6q + 5 लिखा है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये उसने लिख के दिया हुआ है। तो अब हम कैसे पहचान करें कि ये धनात्मक समपूर्णांक है या फिर धनात्मक विषम पूर्णांक है? तो इसके लिए हम क्या करें? तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर कुछ बातें। 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और है, जहाँ इनके अंदर q आप दिख रहा होगा आपको q। तो q क्या है? q जो है ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। q क्या है? जहाँ q जो है धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब q का जो मान है, q की जो वैल्यू है, आप 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8। मतलब कहने का आप प्लस में कुछ भी q का मान रख सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप q का मान क्या रखने वाले हैं। ये बात भी आपके समझ में आ गई। तो मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो संख्याएं हमें इस प्रकार की जो दिखती हैं, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, इनका अपना एक पैटर्न चलता है, इनका अपना एक रूप, जिसको हम प्रतिरूप भी कह सकते हैं, पैटर्न कह सकते हैं, या इनका अपना एक क्रम चलता है, ऑर्डर चलता है। उसे भी आप यहाँ पर समझेंगे। वो इस प्रकार से होता है कि मान लीजिए हमारे पास जो हम पूर्णांक लिखना चाहते हैं, पूर्णांक किसी भी रूप में हो सकता है। मान लीजिए पहला पूर्णांक है 2q, इसको आप 2q + 0 भी कह सकते हैं, या तो फिर आप केवल 2q कह सकते हैं, क्योंकि 0 अपने आप में ये एक पूर्णांक है। इसको आप यहाँ पर आप धनात्मक मान रहे हैं कि 0 एक धनात्मक पूर्णांक है। तो या तो इसको केवल आप 2q लिखिए, या फिर 2q + 0 लिख दीजिए। फिर आगे का पैटर्न इस प्रकार से चलेगा, 2q + 1 चलेगा, 2q + 2 चलेगा, 2q + 3 चलेगा, 2q + 4 चलेगा, 2q + 5 चलेगा, 2q + 6 चलेगा, 2q + 7 चलेगा,
2q प्लस 8 चलेगा, 2q प्लस 9 चलेगा। मतलब इस प्रकार से आप जहाँ तक ले जा सकते हैं, ले जाना चाहें आप वहाँ तक ले जा सकते हैं। ये हमारा 2q का जो है एक प्रकार का ये मैंने प्रतिरूप आपको दिखाया। अगर हम इसकी जगह 3q ले लें तो आप 3q का भी ले सकते हैं। जैसे मैंने 3q लिखा तो पहले नंबर को तो आप 0 प्लस करके लिख सकते हैं, या तो आप 3q लिख दीजिए या 3q प्लस 0 लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया आपको। तो ये जो दूसरा है वो है 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 3q प्लस 3, 3q प्लस 4, 3q प्लस 5, 3q प्लस 6, 3q प्लस 7, 3q प्लस 8, 3q प्लस 9, 3q प्लस 10, 3q प्लस, मतलब कहने का ये एक पैटर्न है। आप इसको जहां तक भी ले जा सकते हैं, ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 3q का पैटर्न है। आप किसी का भी पैटर्न बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। आप 4q का बना सकते हैं। 4q पहले नंबर पे प्लस 0 रहेगा, फिर 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, 4q प्लस 4, 4q प्लस 5। इस प्रकार से आप जितना चाहें उतना बना लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप 4q का मैंने बना दिया। यहाँ पर 5q का भी ले सकते हैं। 5q प्लस 0, या मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ, 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3, 5q प्लस 4, 5q प्लस 5। इस प्रकार से आप बहुत सारे पैटर्न जहाँ तक ले जाइए, आपकी मर्जी है। फिर आप ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। इस प्रकार से आप जितना मर्जी चाहें ले जा सकते हैं इसको। आप 7q प्लस 1, 7q प्लस 2, 7q प्लस 3, 7q प्लस 4, 7q प्लस 5, ये भी आप इस तरह से भी बहुत सारे, कहने का मतलब मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। आप 8q, 9q, 10q, 11q, 12q किसी को भी लेकर इस प्रकार का पैटर्न बना सकते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक काम करते हैं। अब हम समझते हैं कि ये जो होता है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे कि उसमें दिया है कि 6q प्लस 1, या फिर जो 6q प्लस 3 है, या फिर 6q प्लस 5 है। ये मतलब ये है क्या, ये अपने आप में है क्या? तो चलिए हम पहले नंबर को लेते हैं कि 6q प्लस 1 ये अपने आप में क्या है, ये कौन सी संख्या है। अगर ये धनात्मक है तो ठीक है, धनात्मक है, लेकिन संख्या कौन सी बनेगी ये हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 6q प्लस 1 में इसके अंदर q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, q की वैल्यू कितना, 0। अगर हम q की वैल्यू 0 यहाँ पर रख दें और इसका मान निकालें तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। 6, इनके बीच में गुणा का निशान, q का मान 0 है, प्लस 1, तो 6 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 बनेगा, प्लस 1 यानी कि 1 मिला। जब मैंने q का मान 0 रखा तो मुझे क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, और देखते हैं 6q प्लस 1 में अगर मैं q का मान 1 रखता हूँ तब मुझे क्या मिलेगा देखते हैं। तो 6 गुणा, यहाँ गुणा का निशान, q का मान 1 रखना है, प्लस 1, फिर बराबर 6 की गुणा में करेंगे 6,
प्लस 1 यानी कि मुझे 7 मिलेगा। अगर मैं 6q प्लस 1 में q का मान 2 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, चलिए चेक करते हैं। 6 गुणा q का मान 2 है प्लस 1 बराबर 6 दूनी 12 और एक ये 13 मिलेगा। तो मैं अब 6q प्लस 1 में q का मान 3 रखता हूँ तो 6 गुणा q का मान 3 प्लस 1 यानी कि 3 6 18 प्लस 1 यानी कि 19, ये मिल गया। अगर मैं 6q प्लस 1 में q का मान 4 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 6 गुणा 4 प्लस 1 यानी कि 6 चौक 24 प्लस 1 यानी कि 25 मिलेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब मैंने 6q प्लस 1 में 6q प्लस यही है, हर बार मैंने 6q प्लस 1 ही लिया है, लेकिन मैंने q का अलग अलग मान रखा है। मैंने q का मान 0 रखा है, q का मान 1 रखा है, 2 रखा है, 3 रखा है, 4 रखा है। तो q की अलग अलग मान पर मुझे कौन सी संख्या मिल रही है उस पर फोकस कीजिए। जब मैंने q का मान 0 रखा तो मुझे 1 मिला। 1 क्या है, ये एक विषम पूर्णांक है। जब मैंने 1 रखा तब भी मुझे क्या मिला, विषम पूर्णांक मिला। जब मैंने q का मान 2 रखा तब भी मुझे विषम पूर्णांक मिला, क्योंकि ये सभी संख्याएं 2 से कटने वाली नहीं हैं। 3 रखा तब भी मुझे क्या मिला, विषम पूर्णांक मिला। जब मैंने 4 रखा q का मान तब भी मुझे विषम पूर्णांक मिला। इसका मतलब ये हुआ कि 6q प्लस 1 क्या है, ये एक विषम पूर्णांक है। अब क्योंकि ये प्लस में है यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6q प्लस 1 तो धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये तो यहाँ पर हमने निकाल के देख लिया। इसी प्रकार से अगर आप 6q प्लस 3 में q का मान 0 1 2 3 4 इत्यादि रखेंगे तो इससे जो भी संख्या बनेगी वो एक विषम पूर्णांक बनेगा। ये भी अपने आप में सत्य है, आप रख के देख लीजिए। आप 6q प्लस 5 में भी q का मान 0 1 2 3 रख के देखेंगे तो इससे भी आपको क्या मिलेगा, विषम पूर्णांक ही मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक और यहाँ पर ले लेता हूँ, चलिए एक और ले लेते हैं कि अगर 6q प्लस 1 में q का मान 5 रख दिया जाए तो फिर ये क्या बनेगा, तो 6 गुणा q का मान 5 प्लस 1 बराबर 6 पंचे हो जाएगा 30 प्लस 1 यानी कि 31 मिलेगा, जो कि एक विषम पूर्णांक है क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये जो 6q प्लस 1 है ये अपने आप में एक धनात्मक है, साथ में ये एक विषम पूर्णांक है। आप इसी प्रकार से आप 6q प्लस 3 को भी चेक कर सकते हैं, 6q प्लस 5 को भी चेक कर सकते हैं। ये सभी क्या है, ये है धनात्मक विषम पूर्णांक। आप इसी प्रकार से रख के चेक कर लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इनके बीच में संख्याएं जो बची हुई हैं, कौन कौन सी संख्याएं बची हैं, अब इनके बीच में 6q बचा है, 6q प्लस 2 बचा है, 6q प्लस 6 बचा है, ये संख्याएं भी बची हुई हैं। अगर मैं उन संख्याओं को लिखूं यहाँ पर, जैसे कि मैं 6q लिखूं या फिर 6q प्लस 2 लिखूं या फिर 6q प्लस 4 लिखूं या 6q प्लस 6 लिखूं, तो अगर मैं ये सब संख्याएं लिखता हूं तो ये सब क्या है, ये सब अच्छा इनको मैं बता देता हूं कि जो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 हैं, ये सभी क्या हैं, ये धनात्मक हैं यानी कि पॉजिटिव हैं, और ये क्या है, विषम पूर्णांक हैं। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि क्यों ये विषम पूर्णांक हैं, क्योंकि ये जो संख्याएं बन रही हैं ये 2 से नहीं कटने वाली हैं। तो ये जो अब हम ले रहे हैं 6q प्लस 2 6q प्लस 4 6q प्लस 6, इसमें आप किसी भी एक को लेके जांच कर सकते हैं कि ये किस प्रकार की संख्याएं हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा लें, कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 6q प्लस 2 को लेके ये देखता हूँ कि 6q प्लस 2 से कौन सा पूर्णांक बनेगा।
तो जब हम q का मान 0 लेंगे, सबसे पहले 0 रखेंगे, फिर q का मान 1 2 3 4 इस तरह से रखा जाएगा। पहले 0 रखते हैं तो देखते हैं कौन सी संख्या बनेगी। तो 6 गुणा, यहाँ पर गुणा का निशान रहेगा, q का मान 0 लेते हैं तो 0 आ गया, प्लस में 2, तो 6 की गुणा 0 में करेंगे 0 बनेगा, यानी कि प्लस का 2। 0 अगर मैं 0 को 2 में जोड़ूंगा तो 2 मिलेगा, जो कि एक सम पूर्णांक है। तो मैं केवल सम लिखूंगा, पूर्णांक आप समझ लीजिए। इसके बाद 6q प्लस 2 में जब मैं q का मान 1 रखूंगा तब ये क्या बनेगा, 6 गुणा q का मान 1 प्लस में 2 बराबर 6 की गुणा 1 में करेंगे 6 प्लस 2 यानी कि 8। 8 क्या है, एक सम पूर्णांक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 6q प्लस 2 में q का मान कितना रखेंगे, 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2 रखते हैं तो ये बनेगा 6 गुणा q का मान कितना है, 2 है, प्लस 2 बराबर, तो 6 दूनी 12 प्लस 2 यानी कि 14 बनेगा ये, जो कि एक समपूर्णांक है। इसी प्रकार से आप और भी चेक कर सकते हैं। 6q प्लस 2 में आप q का मान 3 रख के चेक कर सकते हैं। तो 6 गुणा q का मान 3 है प्लस 2 यानी 3 6 18 प्लस 2 यानी कि 20 हो जाएगा, जो कि 2 से कट जाएगा, तो ये समपूर्णांक है। 5वें नंबर पे अगर मैं 6q प्लस 2 में q का मान 4 रखता हूँ तो मुझे मिलेगा 6 गुणा q का मान 4 प्लस 2, 6 चौक 24 प्लस 2 यानी कि 26, जो कि एक समपूर्णांक है। तो आप कितना भी रख के देख सकते हैं। 6q प्लस 2 में q का मान 5 रखते हैं तो 6 गुणा q का मान 5 प्लस 2 यानी कि 6 पंचे 30 प्लस 2 यानी कि हमें 32 मिलेगा, जो कि एक समपूर्णांक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं इनके अंदर आप किसी को भी ले लीजिए और q का मान 0 1 2 3 4 5 6 रख के देखेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक समपूर्णांक मिलेगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो 6q है, 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 4 है या 6q प्लस 6 है, वो एक धनात्मक समपूर्णांक है। क्या है, एक धनात्मक समपूर्णांक है। समपूर्णांक, इसका मतलब ये हुआ कि जो पैटर्न में संख्याएं लिखी होती हैं, ये जो भी पैटर्न होता है संख्याओं का, चाहे वो कुछ भी हो, मान लीजिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, तो इन पैटर्न्स के अंदर दो प्रकार की संख्याएं इनके अंदर होती हैं। एक होती है धनात्मक समपूर्णांक, एक होती है धनात्मक विषम पूर्णांक। बस हमें केवल उन संख्याओं को समझना है, जानना है कि वे कौन सी संख्याएं हैं जो धनात्मक समपूर्णांक हैं और वे कौन सी संख्याएं हैं जो धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। सिर्फ हमें यहाँ पर पूर्णांकों को अलग अलग करके समझना। अगर मैं पूर्णांक बोल रहा हूँ तो उसका मतलब तो पूर्णांक है ही, जहां भी संख्याएं बोल रहा हूँ तो संख्याएं भी अपने आप में पूर्णांक है, लेकिन वो धनात्मक पूर्णांक आप इसको मानिएगा। यहाँ पर ऋणात्मक का कोई रोल नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो भी पैटर्न में संख्याएं लिखी होती हैं वो या तो धनात्मक समपूर्णांक होती है या धनात्मक विषम पूर्णांक होती हैं। इसके अलावा कोई तीसरा प्रकार नहीं होता है। तो आप एक चीज और लिख सकते हैं नोट में, आप एक चीज और लिख सकते हैं कि कोई भी जो धनात्मक, केवल धनात्मक ले रहे हैं, ऋणात्मक का कोई रोल नहीं है ना, इसलिए कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक होता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक होता है वह या तो धनात्मक समपूर्णांक होता है, या तो धनात्मक समपूर्णांक होता है, या फिर धनात्मक
या फिर धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। विषम पूर्णांक होता है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है वह या तो धनात्मक समपूर्णांक होता है या धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। ये दो के अलावा कोई तीसरा नहीं बनेगा। ये भी आप अपने दिमाग में याद रखिएगा। तो अब हम उनको समझ तो सकते ही हैं। मान लीजिए अगर हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को इस प्रकार का हो और उसको ले, तो उसमें हम q का अलग अलग मान रख के 0 1 2 3 4 रख के हम जांच तो कर पाएंगे कि वो धनात्मक सम पूर्णांक है या धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इस प्रकार की प्रोसेस ठीक तो है ये अपने आप में, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें इसको इजीली और अच्छे से और जल्दी से समझना आना चाहिए। तो इसलिए मैं बताता हूं कि आप इसको अच्छे से कैसे सीख सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है। मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक दिया है 6q दिया है, 6q प्लस 1 दिया है, 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 4 है, 6q प्लस 5 है, 6q प्लस 6 है, 6q प्लस 7 है, 6q प्लस 8 है, 6q प्लस 9 है, 6q प्लस 10। इस प्रकार से मान लीजिए संख्याएं हमारे पास हैं। अब इसमें आपको अलग करना है कि कौन सी संख्याएं धनात्मक है, कौन सी संख्याएं मतलब कि कौन सी संख्याएं धनात्मक समपूर्णांक है और कौन सी धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो जब आप धनात्मक समपूर्णांक को अलग करेंगे तो आप कैसे करेंगे? देखिए, इसमें जो भी संख्याएं 2 से कट जाएं वो सभी क्या है? समपूर्णांक है। जैसे कि ये सिर्फ 6q है, ये 2 से कट जाएगा तो ये समपूर्णांक है। 6q प्लस 1, q की कोई वैल्यू ना लीजिए, मतलब कि q की कोई वैल्यू मत लीजिए और 6 और 1 को जोड़िए, यानी कि 7 बनेगा। 7 2 से कटेगा नहीं, यानी कि ये हमारा समपूर्णांक नहीं है। q के मान से हमें दिक्कत नहीं है। 6 और 2 को जोड़िए, 6 और 2 8 बनेगा, ये कट जाएगा 2 से 8, इसलिए ये क्या है? धनात्मक समपूर्णांक है। ये मतलब एक इजी शॉर्ट ट्रिक है जो आप डायरेक्ट इसको समझ सकते हैं कि सम है या विषम है। 6 और 3 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको 9 मिलेगा। 9 2 से कटेगा नहीं, तो ये आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो मैं धनात्मक विषम पूर्णांक की भी कैटेगरी बना लेता हूँ और उसको भी लिखता जाऊंगा, सही रहेगा। तो यहाँ पर ये जो 6q प्लस 1 है ये कटेगा नहीं 2 से, तो ये हमारा किस में आएगा? ये विषम पूर्णांक है। अब 6q प्लस 3 है तो 6 और 3 9, यानी कि ये भी आपका किस में आएगा? 2 से कटेगा नहीं, विषम पूर्णांक है। अब 6 और 4 10 है, 10 तो 2 से कट जाएगा, तो 6q प्लस 4 किस में आएगा? ये धनात्मक समपूर्णांक है। और ये 6q प्लस 5, 6 और 5 को जोड़ी 11, 11 कटेगा नहीं 2 से, तो 6q प्लस 5 किस में आएगा? ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब 6q प्लस 6 है तो 6 और 6 12, 12 यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12 2 से कट जाएगा, तो ये जो है धनात्मक समपूर्णांक रहेगा। 6q प्लस 7 में 6 और 7 6 13 तो कटेगा नहीं 2 से, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। 6q प्लस 8, अगर हम 6q प्लस 8 को देखें तो 6 और 8 8 6 14, 2 से कट जाएगा, तो ये भी जो है समपूर्णांक है। अब 6q प्लस 9, 6 9 6 15 हो जाएगा, 15 2 से कटेगा नहीं, तो इसलिए ये विषम पूर्णांक है। और ये 6 और ये 10 10 6 16 की 16 तो 2 से कट जाएगा, यानी कि ये समपूर्णांक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इस प्रकार से पूर्णांक दिया है तो उसमें से आप छांट के अलग कर सकते हैं
कि कौन सा धनात्मक समपूर्णांक है और कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को जो दर्शाना है उसको दर्शाने के लिए हम प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। किसका प्रयोग करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रकार की जो भी संख्याएं हमें धनात्मक समपूर्णांक या धनात्मक विषम पूर्णांक जो भी हमें दर्शाना होता है उसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से कोई भी पूर्णांक सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, इसमें इसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होगा वो किस प्रकार से लिखा होगा? वो इस प्रकार से लिखा जाएगा कि a बराबर BQ प्लस R, ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे लिखा जाएगा और इनके बीच में जो कंडीशन जो होगी कि जो R की वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और R हमेशा जो है वो B से क्या होगा? R हमेशा B से छोटा होगा। तो इस कंडीशन को भी हमें फॉलो करना आना चाहिए। देखिए R हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और B हमेशा R से बड़ा होगा, यानी कि जो R की वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? R की वैल्यू B से हमेशा छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि R जो है वो हमारा B से छोटा होता है। अब और आपको यहाँ पर क्या जानना है? यहाँ पर आपको ये जानना है कि यहाँ पर जो A है वो अपने आप में क्या है? वो भाज्य है। B क्या है? भाजक है। Q क्या है? भागफल है। R क्या है? शेषफल है। R क्या है? शेषफल है। इस चीज को भी आप अपने दिमाग में रखिए, आपके दिमाग में रहेगा ये। A क्या है? भाज्य है। B भाजक है। Q भागफल है और R शेषफल है। अब मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। क्या है वो? सुनिए। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, B का मान मैं अपनी मर्जी से अगर 6 लिख दूं, B का मान मैंने अपनी मर्जी से क्या ले लिया? 6 ले लिया। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा यदि B की वैल्यू 6 है तो बताइए R की वैल्यू क्या होगी? अगर B की वैल्यू 6 है तो R की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हम जानते हैं कि R जो है वो B से क्या होना चाहिए? छोटा। तो अगर B की वैल्यू 6 है तो R की वैल्यू होगी यहाँ पर 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है। R की वैल्यू 6 के बराबर नहीं जा सकती है, 6 से छोटा ही रहेगा। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। और यदि हम B का मान अपनी मर्जी से कुछ भी ले ले, मान लीजिए 3 ले लिया मैंने B का मान, तो अगर B का मान 3 है तो R का मान क्या होगा? R का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बस। क्योंकि हम 3 के बराबर भी नहीं कर सकते हैं या 3 से बड़ा भी नहीं ले सकते हैं।
तो b का मान जो है उससे छोटी जितनी भी संख्याएं हैं वो r का मान होती हैं। ये बात भी आपके समझ में आनी चाहिए जो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब और थोड़ा सा आगे हम इसको समझते हैं। देखिए, मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर हमारे पास ये कंडीशन हो, कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है और b की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू ये है, तो क्या हम धनात्मक पूर्णांक बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए बना के देखते हैं कि वो कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, अगर हमारे पास a बराबर बी क्यू प्लस आर हमें इस प्रकार से पता है और हमें कंडीशन दिया है कि जो 0 यानी कि r जो है वो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, और जो b है वो इस प्रकार से कंडीशन में है। तो यदि b का मान हम अपनी मर्जी से कुछ भी लें, b का मान अपनी मर्जी से कुछ भी लीजिए, मान लेते हैं मैंने b का मान 6 ले लिया है। तो अगर b का मान 6 है, इस प्रकार से, चलिए मैंने फिर से लिख दिया, b का मान 6 है या b बराबर 6 इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, कोई बात नहीं है। आप समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर b का मान कितना माना है? 6 माना है। तो r का मान क्या होगा? 0 होगा। 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, बराबर भी आप नहीं ले सकते हैं। तो अब आपको a की वैल्यूज क्या मिलेगी? a बराबर b का मान कितना है? 6 है, q प्लस r का मान अगर आप 0 लेते हैं तो ये बनेगा 6q। a बराबर b का मान तो फिक्स है 6q, अगर आप r की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये बनेगा, अगर आप r की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये बनेगा, अगर आप r की वैल्यू 3 लेते हैं तो ये बनेगा, अगर आप r की वैल्यू 4 लेते हैं तो ये बनेगा। क्योंकि b तो यहाँ पर फिक्स है, b आपका हटेगा नहीं। b कितना है? 6 है, तो b नहीं हटाना है, सिर्फ r की वैल्यू चेंज करिए। क्योंकि यहाँ पर आपने r का मान 0 लिया है, यहाँ पर r का मान आपने 1 लिया है, यहाँ पर r का मान आपने 2 लिया है, यहाँ पर r का मान 3 लिया है, यहाँ r का मान 4 लिया है, r का मान 5 लिया है, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। तो ये अपने r का मान रखा और इस प्रकार से आपने पूर्णांकों को बना दिया। तो अगर आपके पास b की वैल्यू 6 है, r की वैल्यूज हैं आपके पास, तो आप इस प्रकार से इन पूर्णांकों को बना सकते हैं। बहुत ही इजी है बनाना। और फिर बनाने के बाद इसमें से आप छांटेंगे, मतलब आप अलग अलग करेंगे कि इसमें से कौन सा सम पूर्णांक है और कौन सा विषम पूर्णांक है। यही काम हमें इन क्वेश्चनों में करना है, जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी दर्शाए जाते हैं उनको इसी प्रकार से हमें करना होता है। तो मुझे लगता है कि अब आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बस इन सभी बातों को जो मैंने यहाँ पर समझाया है, बताया है, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। अच्छे से वीडियोस को 1-2 बार देख लीजिए ताकि बातें जो हैं अच्छे से दिमाग में समझ आ जाएं। अच्छा, r की वैल्यू हमारे पास इससे ज़्यादा नहीं है तो हम आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि r हमारे पास केवल 5 तक ही जाएगा। तो अब आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। आप एक्सरसाइज लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दर्शाने के लिए कह रहा है, अब हम उसको दर्शा सकते हैं। और उसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। आप थोड़ा सा इन बातों को समझ लीजिएगा अच्छे से, मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को दर्शाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दर्शाइए कि
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस चीज को तो हम जानते हैं कि होता है, लेकिन उसको हमें दर्शाना है, तो दर्शाते हैं। तो ये जो हमें उसने दिया है, क्या दिया है, 6q+1 दिया है, 6q+3 दिया है, 6q+5, ये जो भी हमें दिया हुआ है आप इसको क्या मानेंगे, आप मुझे बताइए कि आप इसको क्या मानेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये सब हैं क्या, इनको हम a मानेंगे। ये आप देख रहे होंगे, क्या मानेंगे, a यहाँ पर हम इनको मान के हल करेंगे। मतलब कि हमने 6q+1, 6q+3, 6q+5 इनको क्या मान लिया, a मान लिया। a क्या है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो a यहाँ पर भाज्य हो जाएगा, b भाजक है, q भागफल, r शेषफल है। या फिर हम यहाँ पर a को क्या मानेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक, यानी कि हम इन सभी को एक धनात्मक पूर्णांक मानेंगे पहले, और उसके बाद इसमें से धनात्मक सम पूर्णांक को अलग करेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक को अलग करेंगे। इस चीज को भी आप नोट कीजिएगा। तो अगर हम इनको a मान लें, इनको अगर मैं a मान लेता हूं, चलिए ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है, तो a मैंने मान लिया। r कितना है r यहाँ पर 1 है, इसके अंदर r3 है, इसके अंदर r5 है, जो कि आप समझ सकते हैं कि जो भी यहाँ संख्या है वो क्या है, r है। तो यहाँ पर 1, 3, 5 की वैल्यू r है, r यानी कि शेषफल। अच्छा, q सभी में रहेगा 6, 6, 6, ये क्या है, ये b की वैल्यू है। तो b की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस पे भी फोकस कीजिए। जो हमें 6q+1, 6q+3, 6q+5 मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो b का मान हमें कितना दिया है, 6 दिया है। तो इस पे भी फोकस कीजिए कि b की वैल्यू भी हमें पता है। तो मैं इनको क्या मान के हल करूंगा, दर्शाऊंगा, a मान के। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हल करने के लिए कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर a को मैंने धनात्मक पूर्णांक माना है और b का मान कितना है बताइए, इसके अंदर 6q+1, 6q+3, 6q+5 में b का मान कितना है, b बराबर 6 है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो b बराबर 6 है। तब अगर आप किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अगर आप प्रयोग करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है फॉर्मूला हमारा, वो है कि a बराबर 6, a बराबर होता है, वैसे तो ये ऐसे होता है कि BQ+R, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे, अर्थात करके लिख देंगे कि यहाँ पर a बराबर b की जगह हम 6 लिखेंगे, तो ये 6Q+R बन जाएगा। फॉर्मूला जो हमारा होता है वो a बराबर BQ+R होता है, लेकिन b का मान हमारे पास 6 है, तो ये बराबर 6Q+R के रूप में रहेगा। तो ये जो मैंने लिखा है, यहाँ पर किसी पूर्णांक, यानी कि जो यहाँ पर पूर्णांक है वो q है, q यहाँ पर एक पूर्णांक है। ये जो q है, q का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि भागफल कभी भी ऋणात्मक नहीं आता है। जो q भागफल होता है वो कभी माइनस में आता है, कभी नहीं आता है। तो q का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो फिर 0 के बराबर भी, ये इसका मतलब है बराबर, या 0 के बराबर भी हो सकता है।
तो किसी पूर्णांक q जो है ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू के लिए और जहां अब ये जो कंडीशन होती है 0 यानी कि r की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता है और b कितना है, b हमारे पास 6 है। ये जो कंडीशन मैंने लगाया है लेकिन b का मान मैंने यहाँ पर 6 ले लिया है। तो अगर ये कंडीशन यहाँ पर है, अगर ये कंडीशन है यहाँ पर, तो बताइए जहाँ 0 r जो है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है और b 6 से छोटा है, तब जो शेषफल है, शेषफल का मतलब तब जो हमारा r है वो कितना आएगा। अगर b हमारा 6 तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इससे ज़्यादा हो सकता है नहीं, क्योंकि b हमारा 6 है, इसलिए आप r का मान इतना ही लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि सभी क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो पैटर्न और मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, बाकी सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेंगे, इसी प्रकार से किया जाएगा, आपको बस दिमाग में रखना है। अब अगर r का मान हमारे पास ये है r का मान ये है, तो अब आप इस a का मान निकाल के देखिए कि आपको a का मान क्या क्या मिलेगा। तो अगर आप a का मान निकालें, अतः जो a का मान है, a का मान क्या क्या मिलेगा आपको। अगर आप r का मान 0 लें तो आपको मिलेगा 6q मिलेगा। r का मान 1 लेते हैं तो आपको मिलेगा 6q प्लस 1। अगर आप r का मान 2 लेते हैं तो 6q प्लस 2 मिलेगा। अगर आप r का मान 3 लेंगे तो 6q प्लस 3 मिलेगा। अगर आप r का मान 4 लेंगे तो आपको 6q प्लस 4 मिलेगा। ये बनाना आना चाहिए। अगर आपके पास r की वैल्यू है और b 6 है, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, तो ये निकालना आना चाहिए आपको। अगर हम r का मान 5 ले तो 6q प्लस 5 यहीं तक ही जाएगा, क्योंकि r का मान r का मान हमारे पास इससे ज़्यादा नहीं है। तो r का जो मान है वो 6q हो सकता है, 6q प्लस 1 हो सकता है, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 हो सकता है, जहां इसके अंदर q क्या है, q कोई पूर्णांक है। आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि जहां q क्या है, q कोई पूर्णांक है। इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ छांटना है कि इसके अंदर कौन सा सम पूर्णांक है और कौन सा विषम पूर्णांक है। आप छांट लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आप यहाँ पर ये भी बताएंगे कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो या तो सम होता है या विषम होता है। इस चीज को और बता देंगे, क्योंकि इसके अंदर दो ही प्रकार के पूर्णांक बनेंगे। तो हम लिख देते हैं कि कोई भी पूर्णांक सम या विषम हो सकता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक सम या विषम, या तो सम होगा या विषम पूर्णांक हो सकता है। तो या तो वो सम होगा या विषम होगा। इसलिए आप बताएंगे, इसलिए यदि a का मान आप लेंगे 6q या 6q प्लस 2 लेंगे या 6q प्लस 4 लेंगे, बस यही तो ले सकते हैं। आप 6q लेंगे
6q प्लस 2 लेंगे, 6q प्लस 4 लेंगे, क्योंकि आगे हमारे पास और नहीं है। यदि a बराबर 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 है, तो यह एक धनात्मक, अब बताइए सम है या विषम है? तो ये सब तो 2 से कट जाएंगी, क्योंकि 6 4 10 भी कट जाएगा, 6 2 8 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। तो ये धनात्मक समपूर्णांक हैं, धनात्मक समपूर्णांक हैं। अतः अब आप कह सकते हैं, अतः यदि a बराबर 6q प्लस 1 है या 6q प्लस 3 है, अब यहाँ पर जो बचा हुआ है, क्योंकि सम को तो हमने अलग कर दिया, अब बचा हुआ क्या है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यही है बचा हुआ। तो यदि a का मान 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है या फिर 6q प्लस 5 है तो क्या है ये? तो यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक है। तो आपने इसको अलग अलग करके बता दिया। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन दर्शाना था। बहुत ही इजी था, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, समझना है। इसको आप इसी प्रकार से लिखेंगे कि यदि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो b का मान हमारे पास क्वेश्चन में इस प्रकार से आप देखेंगे तो मिल जाएगा, और फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से आप सारी r का मान निकालेंगे, और r जितनी बार भी है उतने यहाँ पर आप a का मान निकालेंगे। उसके बाद उसके अंदर से सम पूर्णांक को अलग करेंगे, विषम पूर्णांक को अलग कर देंगे, तो आपका काम हो जाएगा। इसी प्रकार से ये करना है, बस इससे ज़्यादा हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। एक चीज़ और मैं बता दूं कि पैटर्न क्वेश्चन का कुछ भी हो सकता है। ये तो यहाँ पर 6q के रूप में था, 3q के रूप में हो सकता है, 2q के रूप में हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया है पैटर्न यही रहेगा, लिखने का तरीका भी यही रहेगा। बस आप उसको a मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक, b का मान जो भी क्वेश्चन में दिख रहा है उसको ले लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, b का मान पता ही, r का मान निकालिए और a के मान इस प्रकार से ज्ञात कीजिए। फिर उसके अंदर से सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक को अलग कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। जो दर्शाना है वो मिल जाएगा आपको। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर अलग अलग किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अगर आप 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने वही सारी बातें यहाँ पर लिखा है जो मैंने आपको समझाया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो अगर आप स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो अधिकतम संख्या के लिए आपको HCF फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? HCF। तो हमारे पास यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, एक तो है 616 और दूसरी संख्या कौन सी है? 32। अगर आप इन दोनों का LCM फाइंड इन दोनों संख्याओं का HCF फाइंड कर दें, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लें, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं कि HCF की जो भी वैल्यू आएगी वही इस स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। आप इसको कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको किस विधि से निकालें? HCF आप निकाल सकते हैं
यहाँ पर जरूरी नहीं है एल्गोरिथम का प्रयोग आप करेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप इसको HCF निकाल दीजिए। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें अधिकतम संख्या पूछे तो आप HCF निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़ी संख्या 616 है, छोटी संख्या 32 है, और इसको भाग करने के लिए हमें टेबल को ले जाना है और सोचिए कि इसको हम कितनी बार ले जाएं। तो अगर मैं 32 का पहाड़ा 2 बार ले जाऊंगा तो 32 दूनी 64, यानी कि पहले तो मुझे इसको एक बार में पूरा काटना पड़ेगा। अगर मैं 616 को एक बार में काटूंगा तो ठीक रहेगा, एक बार में काटेंगे तो हमारा सही रहेगा। तो 32 का पहाड़ा अगर मैं 19 बार ले जाता हूँ तो देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। इसको मैं गुणा करके चेक कर लेता हूँ कि 32 का पहाड़ा अगर मैं 19 बार ले जाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा। तो मैं गुणा करके चेक कर लेता हूँ। 32 को मैं 19 बार ले जा रहा हूँ तो मुझे कितना मिलेगा। 9 दूनी 18 का 8 से 9 3 27 और 1 ये 28, यानी कि 2 और ये 3, यानी कि 8 8 2 10 की 5 से 3 5 608 मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं 32 का पहाड़ा 19 बार ले जाऊंगा तो 608 मिल जाएगा, और घटाने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हाथ से लेना पड़ेगा। 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, और फिर मैं इसको एक बार और भाग करूंगा, ये इधर आ जाएगा 32 और 8 चौक हो जाएगा 32। इस प्रकार से हमारा जो दूसरी स्टेप में शेषफल 0 आ गया है। तो ये हमारा HCF यहाँ पर 8 है, क्योंकि जिस स्टेप में शेषफल 0 है उसका जो भाजक है वही HCF है। तो इस प्रकार से वैसे तो ये हो गया है, लेकिन अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग करना है तो किया जा सकता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर आप यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो यूक्लिड एल्गोरिथम से यहाँ पर आप देखेंगे क्या होता है। भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य पहले स्टेप में कितना है 616, तो भाजक 32, भागफल 19 और शेषफल 8। और दूसरे स्टेप में भाज्य कितना है 32 है, भाजक है 8, भागफल 4 है और शेषफल 0 है। तो आपको HCF कितना मिल गया। आप कह सकते हैं कि जो HCF है शेषफल 0 की स्थिति में जो भाजक है यानी कि 8 यहाँ पर HCF है। तो अतः आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्तंभों की अधिकतम संख्या है वो कितना है 8 है। अतः आप लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है बराबर 8 है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। चलिए अब हमें जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको सारी बातें समझा दिया है। अब हमें सिर्फ क्वेश्चनों को सॉल्व करना बाकी रह गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्वेश्चन में हमें संकेत भी दिया हुआ है, इस संकेत का हम प्रयोग करेंगे। इसमें लिखा है कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब हमें इनमें से प्रत्येक का वर्ग करना है और फिर उनको दर्शाना है कि इन वर्गों को हम 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हमें हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो यहाँ पर हमें अच्छे से समझना है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग करना है। तो हमें जो दिया हुआ है
इससे हमें कुछ हिंट लेना है, समझना है, तभी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो हमें जो दिया है इसके भी ऊपर फोकस कीजिए। हमें जो दिया है वो दिया है 3m दिया है या फिर 3m प्लस 1 दिया है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये जो है बी क्यू प्लस आर से अगर मैं इसको जोड़ूं तो बी का मान मुझे कितना मिलेगा? बी का मान मुझे 3 मिलेगा। यानी कि इसके अंदर भी बी का मान 3 है और इसके अंदर भी बी का मान 3 है। तो यानी कि बी का मान मुझे 3 तो मिल गया। क्वेश्चन को देख के समझ आ गया कि बी का मान यहाँ पर 3 है। तो अगर बी का मान 3 है तो आर का मान क्या होगा? तो आर का मान, बी हमारा 3 है तो आर का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। तो हम एक काम करते हैं, उसने क्वेश्चन में कहा है कि आप 3m प्लस 1 इनको जो है आप एक x को धनात्मक पूर्णांक मान के हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हिंट दिया था कि x मान कर आप इसको हल कीजिए। तो चलिए x मान के इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार से कि माना x कोई धनात्मक, जैसे हम a मानते थे ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम a मानते थे कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, अब हम a ना मान के x मान रहे हैं। इससे फर्क कोई नहीं पड़ता है, बस आपको जानना है कि चाहे a कोई धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए या x कोई धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान किसको रहे हैं? ये जो 3m प्लस 1 लिखा है इसी को ही हम x मान रहे हैं। जैसे कि हम इसको पहले क्या मानते थे? हम 6q या 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 इन सबको a मानते थे। इस बार हम x मान रहे हैं। तो माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अगर x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यहाँ पर b का मान कितना है? b का मान है 3। b का मान 3 है और b का मान 3 है और r बराबर कितना है? और r बराबर आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। b का मान 3 है और r बराबर कितना है? 0, 1, 2 है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अगर x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब b का मान ये आएगा और r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो x का मान अगर आप निकालें तो x का मान क्या बनेगा? x का जो मान है, x का मान क्या बनेगा? अगर आप r 0 लेंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि b यहाँ पर 3 है तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? 3q लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्म होता है, क्योंकि हमने a बराबर BQ प्लस 4 इस प्रकार से पढ़ा तो हमने इस प्रकार से है। लेकिन अगर मैं अब इसको x मारूंगा तो ये बनेगा x बराबर BQ प्लस R और कंडीशन यही रहेगी। पहले हम इसको a मान के हल करते थे, अब इसको x मान के हल कर रहे हैं। तो x मान के जब आप इसको हल करेंगे, क्योंकि संकेत में उसने हिंट में x लिखा हुआ है ना, इसलिए x मान के हल कर रहे हैं। तो अब मैंने इसको x माना है, तो b का मान अगर हमारे पास 3 है और r का मान 0, 1, 2 है तो x का मान क्या बनेगा? तब x का मान अगर आप निकालेंगे तो वो 3q बनेगा, या तो फिर 3q प्लस 1 बन जाएगा अगर आप r का मान 1 लेंगे, और या फिर 3q प्लस 2 हो सकता है। बताइए, समझ में आया कि x का अगर हम x कोई धनात्मक पूर्णांक मान लें तब b का मान यहाँ पर तो 3 दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 3m प्लस 1 के रूप में b आपका 3 है। और r का मान क्या होगा? अगर b 3 है तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा।
तो अगर आप यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 हो सकता है। अब आप इसका वर्ग कीजिए, इसका वर्ग कीजिए और इसका वर्ग कीजिए, और वर्ग करने के बाद आप उसको किस रूप में दिखाएंगे? या तो आप 3m के रूप में दिखाइए या 3m प्लस 1 के रूप में दिखाइए। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? अब हम जो हैं ये जो यहाँ पर है प्रत्येक का वर्ग करेंगे। वर्ग करके दिखाएंगे हम प्रत्येक का वर्ग करके दिखाएंगे कि यह 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में है। मतलब वर्ग हम इनका करेंगे और किस रूप में दिखाएंगे? 3m प्लस 1 के रूप में दिखाएंगे। यानी कि या तो दिखाइए कि वो 3m के रूप, या तो दिखाइए कि 3m के रूप का है या 3m प्लस 1 के रूप का है। यही चीज आपको यहाँ पर दिखाना है। तो चलिए हम पहला ले रहे हैं 3q, और अब मैं इसका कर रहा हूँ वर्ग, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वर्ग करना है। क्या करना है? अगर आप सवाल को ध्यान से देखें तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। वर्ग लिखा है, वर्ग मतलब स्क्वायर। यहाँ क्या लिखा है? वर्ग। वर्ग का मतलब स्क्वायर करिए। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो 3q का वर्ग कर रहे हैं, यानी कि स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये बराबर आएगा 3q। अब क्योंकि स्क्वायर है तो इसको आप 2 बार लिखेंगे, तो 3 तियां ये हो जाएगा 9, q की q में करेंगे तो q स्क्वायर बनेगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप इसको किस रूप में लिख सकते हैं? आप इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 3q की पावर 2। इसका मतलब भी वही है। अगर आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपको 9q स्क्वायर मिल जाएगा। तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर मान लिया ये जो हमारा 3 इंटू 3q स्क्वायर आया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, जहाँ 3q स्क्वायर को मैंने माना कि ये m है। क्या है? ये m है। अब 3q स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया? 3q स्क्वायर बराबर m है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? m। तो क्या बन जाएगा? ये 3m बन जाएगा। आपके समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा लेते हैं, 3q प्लस 1 को लेते हैं। तो जब हम 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो मैं यहाँ पर एक सर्वसमीका प्रयोग करूँगा, मतलब कि एक आइडेंटिटी प्रयोग करूँगा। ये आपको पता होना चाहिए, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ और लगा दूँ यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर बनेगा? ये बराबर बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये बन जाएगा। तो a का मान मैं कितना रखूँगा? 3q। जहाँ जहाँ a है वहाँ a 3q लिखिए, जहाँ b है वहाँ 1 लिखिए। तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a, यहाँ पर गुणा का मान रहेगा। इनके बीच में कौन सा निशान रहेगा? गुणा का निशान रहेगा। तो a का मान कितना? 3q गुणा b का मान कितना? 1, फिर प्लस b स्क्वायर करिए, b का मान 1 यानी कि 1 का स्क्वायर। तो कितना बनेगा? 9q का स्क्वायर करिए। 3q का जब आप स्क्वायर करेंगे तो बताइए कैसे किया जाएगा 3q का स्क्वायर? तो 3q का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 3q इंटू 3q ऐसे किया जाएगा। तो 3 3 9 और q स्क्वायर। तो कितना आया? ये आ जाएगा हमारा 9
क्यू स्क्वायर आया प्लस 2 3 6, 6 की उड़ा के में करेंगे 6 मिलेगा, और ये क्यू है प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो इन तीनों की उड़ा करने पर 6 क्यू मिलेगा प्लस का 1 मिलेगा। अब इसके अकॉर्डिंग 3m प्लस 1 के रूप में हमें लाना पड़ेगा। तो 3m प्लस 1 के रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, समझिए इस चीज़ को। देखिए, अगर मैं इसके अंदर कॉमन ले लूँ, कितना कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ 3 कॉमन ले लूँ तो मुझे ब्रैकेट में क्या मिलेगा देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर 9q स्क्वायर है तो 3 बाहर है, तो यहाँ 3 बचना चाहिए और q का स्क्वायर अंदर आएगा, क्योंकि 3 3 9, q स्क्वायर बन जाएगा प्लस। अब यहाँ 6 है तो 6 को मैं कितनी बार में काटूंगा, 2 बार में काटूंगा, q अंदर बचेगा और ये प्लस का 1। तो मैंने इसके अंदर कॉमन लिया है, इसके अंदर मैंने कॉमन लिया है, आप देख रहे होंगे। जहां मैं ये मानूंगा कि जो 3q स्क्वायर प्लस 2q है, 3q स्क्वायर प्लस 2q है, इसको मैं क्या मानूंगा, ये बराबर यम है। तो अब देखिए 3 इंटू इस पूरे की जगह पर मैं क्या, यहाँ पर क्योंकि गुणा का निशान है, इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूंगा, m लिखूंगा, और फिर आगे क्या है प्लस का 1, तो बन गया ये 3m, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ कि 3m प्लस 1 के रूप में आ चुका है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा ए प्लस, इसको भी हमने इसका वर्ग जो था वो 3m प्लस 1 के रूप में हमने दिखा दिया है। अब एक और क्वेश्चन इसमें बचा, मतलब एक और पॉइंट, ये जो हमने 3q का स्क्वायर करके दिखा दिया 3m के रूप में, ये फिर 3q प्लस 1 का भी स्क्वायर दिखा दिया 3m प्लस 1 के रूप में। अब जो बचा है 3q प्लस 2, इसको भी दिखा देते हैं। जिस भी रूप में बनेगा उसी रूप में बनाइएगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि वो 3m के रूप में जा रहा है तो उसको 3m दिखा दीजिए। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि वो 3m प्लस 1 के रूप में जा रहा है तो उसको उसी रूप में ले जाइए। जिस रूप में जो बन रहा हो उसी रूप में उसको बना दीजिए, क्योंकि इन्हीं दोनों के रूप के अलावा कोई भी रूप आपको नहीं दिखाना है। या तो आप 3m दिखा दीजिए या 3m प्लस 1 दिखा दीजिए, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब मैं एक और लेता हूँ, एक और बचा हुआ है 3q प्लस 2 है, उसका भी स्क्वायर, हमें इसका भी वर्ग करना है। तो जब हम 3q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी हम आइडेंटिटी वही लगाएंगे, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो जब आप a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 3q लिखिए, जहाँ जहाँ b है वहाँ 2 लिखिए। तो a यहाँ पर आ गया तो इसकी जगह 3q का स्क्वायर बनेगा, प्लस 2 गुणा a यहाँ पर रहेगा 3q, b रहेगा यहाँ पर 2, प्लस का b स्क्वायर जब हम करेंगे तो b यहाँ पर 2 है तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3q को जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 9q स्क्वायर आएगा, प्लस इन तीनों की गुणा 2, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, 2 3 6 2 नहीं 12q, तो 12q मिला, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब हम इसको कैसे ले जा सकते हैं 3m प्लस 1 के रूप में, क्योंकि हमें चाहिए किस रूप में, 3m प्लस 1 के रूप में। लेकिन यहाँ पर तो 4 है तो 1 तो है नहीं, तो हम एक काम कर सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। ऐसा लिखने से 1 हमें मिल जाएगा, 1 मिल गया है ना, तो आप लिख सकते हैं। अब आप इन तीनों में क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। तो अगर मैं इन तीनों में 3 कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट में मुझे क्या मिलेगा देखते हैं। जब मैं 9 को 3 से भाग करूँगा तो 3 मिलेगा, q स्क्वायर अंदर रहेगा क्योंकि बाहर नहीं है ये, 3 चौक 12 यानी कि 4q आएगा। अब तीनों में क्योंकि कॉमन ले रहे हैं तो 3 बाहर है तो यहाँ 1 बचेगा, और फिर आगे जो प्लस का 1 है उसको भी लिखा जाएगा। जहाँ मैं इस पूरे को क्या मान लूँगा, m, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को मैंने क्या मान लिया कि यम है। अगर मैं इसको यम मान लूँगा तो 3 इंटू इस पूरे की जगह क्या लिखा जाएगा, m, और प्लस का आगे क्या है 1 है, तो ये 3 की उड़ाई में करेंगे 3m प्लस 1, तो ये हमारा
बन गया। तो इस प्रकार से ये हमारा 3m+1 के रूप में आ चुका है। तो यही आपको करना था, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। इजी है, लेकिन समझने के बाद अगर आप इसको अच्छे से समझ लें, थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो ये आपके समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पढ़ने के ऊपर है, समझने के ऊपर है। मैंने कोशिश किया है कि मैं चीज़ों को अच्छे से समझा सकूं, बता सकूं। तो मैंने जो है क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया है और हिंट भी दिया था क्वेश्चन में, उस हिंट का भी मैंने प्रयोग किया है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, तो मुझे लगता है आप इसको आसानी से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। मैंने चीज़ों को बता दिया है। इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन है बस उसको आप समझिए, उसको पे ध्यान दीजिए कि वो क्या बोल रहा है और हमें किस रूप में कैसे ले जाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए तो आप कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।